नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड। तो आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 से जुड़ी जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूवर्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 11 नवंबर 2020। तो 11 नवंबर 2020 के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के संदर्भ में है और इसको कब मनाया गया? ये 10 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है ना? किस चीज के लिए? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 नवंबर को मनाया गया है। तो इसे हमें याद रखना है। अब बात आती है क्या कि जब दिवस से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो जब भी ये दिवस से जुड़ी बात आती है तो आप वीडियो को पॉज करके सारे डेज को, दिवस को आप एक बार रिकॉल कर लें कि किस दिन क्या हुआ था। वरना क्या होता है कि ये जो दिवस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ध्यान से उतर जाते हैं। अभी जैसे देखें तो राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो पहले पॉइंट से हमें दो चीजें मिली। एक है 10 नवंबर जो कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कारखीनी सांची वारी एसेज ऑन अ रोड ट्रिप। है ना? थोड़ा नाम सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या है कि यह एक मराठी फिल्म है और इस फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है, कौन सी मूवी? कारखीनी सांची वारी एसेज ऑन अ रोड ट्रिप। ठीक है ना? और हमें यह भी याद रखना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है? वो मंगेश जोशी जी है। ठीक है ना? तो ये था सेकंड पॉइंट हमारा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो विदिशा मैत्रा जी हैं और इन्हें जो है अभी भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल कर लिया गया है ना? किसको शामिल कर लिया गया है? विदिशा मैत्रा जी को किस समिति में शामिल किया गया है? भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में इनको शामिल किया गया है। अच्छा, इन्हें जो है यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि बजट से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसमें विदिशा मैत्रा जी अपनी तरफ से अब कुछ सलाह रख सकती है। ठीक है ना? अब संयुक्त राष्ट्र की बात है तो देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अब हेडक्वार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गटरस जी हैं, कि जो पुर्तगाल से हैं, है ना? पुर्तगाली हैं। अब यूनाइटेड नेशन में बात करें तो कितने हमारे देश ऐसे हैं जो सदस्य हैं? तो यूनाइटेड नेशन में 193 देश सदस्य हैं, और जिसमें से जो आखिरी सदस्य अभी जुड़ा है वो दक्षिणी सूडान है ना? तो दक्षिणी सूडान कहाँ आके जुड़ा है? ये यूनाइटेड नेशन में जुड़ा है। यूनाइटेड नेशन कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? ये 24 अक्टूबर को होता है। और विदिशा मैत्रा जी को अभी भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल कर लिया गया है, और इनको इतनी भी पावर मिल गई है कि यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है, कि प्रश्न अगर एडमिनिस्ट्रेशन या बजट से रिलेटेड होते हैं तो उसमें विदिशा मैत्रा जी अपनी तरफ से सलाह दे सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो हमें इस पॉइंट पे याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक बुक है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। अब ये देखें तो एक मोटिवेशनल कोट भी हो सकता है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हर एक दिन जो है एक दूसरे ढंग से दिखाई दे, एक नए ऊर्जा के साथ दिखाई दे। तो इसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए अनुपम खेर जी ने इस बुक को लिखा है। कौन सी बुक लिखी है? योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है ना? अब अनुपम खेर जी की बात है तो ये बॉलीवुड के काफी जाने माने नाम है। इन्होंने अभी 2 किताबें और लिखी हैं। वो कौन कौन सी हैं? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। कौन सी बुक है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। और इनकी तीसरी जो प्रकाशित बुक है वो कौन सी है? द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इन यू। है ना? द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इन यू। तो इस प्रकार अनुपम खेर जी की जो हमने 3 किताबें देखी, कौन कौन सी? योर बेस्ट डे इज टुडे, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली
और तीसरी द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इन यू, है ना। तो इस टाइप से हमें बुक के बारे में ध्यान रखना है। इनके रचयिता कौन है? अनुपम खेर जी हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये जो मुद्दा है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत की तरफ से है और ये बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग 4 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना के आधार पर 4 पहिया वाहनों को 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये जो मुद्दा है ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और हाल ही में पिछले कई दिनों से उत्तराखंड काफी चर्चा में है। तो पहले आज का पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कहां पर? डोबरा और चांटी का उद्घाटन किया गया है। ये किस राज्य में हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। अब उत्तराखंड के किस जगह में हुआ? ये टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। कौन सा ब्रिज है? सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, है ना। ये जो है उद्घाटन इसका हुआ है। किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ठीक है ना। अब देखें तो पुल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो पुल की लंबाई कितनी है? ये 725 मीटर है और इस पुल को बनाने में कुल लागत जो आई है वो 2.95 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यह पूछा जा सकता है कि सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज किस झील पर स्थित है? तो इसको हम आंसर देंगे क्या? टिहरी झील पर यह स्थापित है। ठीक है ना। अच्छा, उत्तराखंड की 2 राजधानी हो गई है, ठंड के अनुसार और गर्मी के अनुसार। तो ठंड के अनुसार जो राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून है और गर्मी के अनुसार जो है उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण है ना। तो इस टाइप से हमें उत्तराखंड के संबंध में ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब उत्तराखंड से जुड़ी बातें तो इसको मैप पर देखते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप पे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो एक है हिमाचल प्रदेश, एक है हरियाणा, एक है उत्तर प्रदेश। तो इस टाइप से ये 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है। अब उत्तराखंड में अभी जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है ना। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया। होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। अच्छा, भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क कहां पर स्थापित है? वो उत्तराखंड में स्थापित है। ठीक है। और कोरोना वायरस को दृष्टिकोण में रखते हुए यहाँ पे दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। तो हाल ही में अभी आपने रंजन कला जी के बारे में सुना होगा, जिन्हें मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड में मुख्य वन संरक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो वो रंजना कला जी हैं। ठीक। तो उत्तराखंड में अभी 9 नवंबर को 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड में 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को मनाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ? तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 27वां, है ना, 27वां राज्य भारत का घोषित किया गया। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, लेकिन सन 2007 में इसका नाम परिवर्तित होकर के उत्तराखंड हो गया। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हमें उत्तराखंड के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किससे संबंधित है? एमसीसी से संबंधित है। एमसीसी का मतलब क्या है? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, है ना। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के नए संरक्षक कौन बनाए गए हैं? माइकल होल्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है ना। ये कहाँ के निवासी हैं? ये वेस्ट इंडीज के हैं और ये जो है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक बन गए हैं। ठीक है। तो ट्रेल ब्लेजर्स, है ना, ट्रेल ब्लेजर्स की टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जीता है पहली बार, है ना। महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार किसने जीता है? ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। ठीक है ना।
तो इस टाइप से इस बात को हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो हरियाणा से जुड़ा मुद्दा है। तो हरियाणा राज्य में ग्रामीण निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। ठीक है ना। तो राज्य में ग्रामीण निकाय में महिला को 50% आरक्षण देने का विधेयक किस राज्य में पारित हुआ? तो यह हरियाणा में पारित हुआ। तो हरियाणा से जुड़ी बात है, तो इसको मैप पे देखते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में एक मित्र नियुक्त हुए हैं। कौन से मित्र हैं? वो किसान मित्र हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त हुए हैं? ये राजस्थान में नियुक्त हुए हैं। आरोग्य मित्र कहाँ नियुक्त हुए हैं? ये आंध्र प्रदेश में नियुक्त। अच्छा, हरियाणा में अभी डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। आशा पे वेब पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? ये हरियाणा में लॉन्च हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? ये सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। अच्छा, हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना है ना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में चलाई गई है। ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा में क्या है कि समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी चलाई गई है। ठीक है ना। और हरियाणा में ही डबल स्टेट कंटेनर है ना सुरंग भी बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो कहां हुआ? ये हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा राज्य के विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। और हरियाणा में ही 1000 आयुष असिस्टेंट, 22 आयुष कोच नियुक्त किए गए हैं। तो इतनी बातें हैं कि जो हरियाणा के संबंध में हमें याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिंस डिक्शनरी से रिलेटेड। ये है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना है? वो शब्द है लॉकडाउन, है ना। तो कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन। ठीक है ना। तो इस टाइप से इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, इनसे संबंधित खबर है। तो वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये अजीम प्रेम जी बन गए हैं। इन्होंने क्या किया कि एक दिन में 22 करोड़ रुपए का दान किया है और पूरे साल भर में इन्होंने 7,904 करोड़ रुपए का ये दान कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये अजीम प्रेम जी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में किसका चुनाव हुआ है? वो आलिया जफर का हुआ है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में आलिया जफर को क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है चीन से संबंधित है। और चीन ने अभी विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है ना। चीन ने विश्व का सबसे पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बैंक से संबंधित है। अभी आरबीआई ने क्या किया था कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए थे, है ना। और आज जो है, आज की न्यूज में क्या था कि इससे प्रतिबंध हटा लिए गए। ठीक है ना। तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक से आरबीआई ने सभी प्रतिबंध हटा लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये शशि खन्ना जी से रिलेटेड है। और शशि खन्ना जी क्या है? ये डीडीसीए के नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए, है ना। डीडीसीए के कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? शशि खन्ना जी चुने गए हैं। अब डीडीसीए क्या है? तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अब डीडीसीए की बात है तो डीडीसीए की स्थापना कब हुई? 1883 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये दिल्ली में है। और दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में
इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और प्रेजेंट टाइम में DDCA के प्रेसिडेंट कौन है? वो अरुण जेटली जी के सुपुत्र है, रोशन जेटली जी हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है SCO से संबंधित है, और SCO का मतलब क्या है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इससे संबंधित बात है। तो आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? रूस के राष्ट्रपति ने की है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है ना। तो आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन जी ने की है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। और SCO का फुल फॉर्म मैंने अभी जैसे बताया, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 में की गई, और इसका हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये व्लादिमीर नूरो है ना। SCO सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नूरो है। और अध्यक्षता किसने की है? ये व्लादिमीर पुतिन है। तो इस प्रकार इस महत्वपूर्ण पॉइंट को हमें ध्यान रखना। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के रूप में। तो कल का प्रश्न क्या था? पिछली वीडियो में जो पहला प्रश्न था वो ये था कि 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? राफेल नडाल, ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि PSLV C49 सैटेलाइट का लॉन्च किस एजेंसी ने किया? तो इसका आंसर होगा क्या? इसरो, ठीक है ना। ये 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये था उत्तर पुरानी पहेली का। अब आज की पहेली क्या है? पहला प्रश्न कि पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है ना। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है कि 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल से बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।